हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम, जहां पर आपको मिलते हैं बी फार्मा और डी फार्मा के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स इजी पॉइंट वाइज जैसे आपको लिखने होते हैं एग्जाम में। तो आज का हमारा टॉपिक है बी फार्मा 6th सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी से फर्स्ट यूनिट का सेकेंड टॉपिक एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी, मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इससे रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सिलेबस में टॉपिक है एंजाइम इमोबिलाइजेशन। एंजाइम इमोबिलाइजेशन पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि एंजाइम्स क्या होते हैं। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो बेसिकली बायो कैटलिस्ट होते हैं। और बायो कैटलिस्ट का मीनिंग क्या हुआ, ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है या दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। जो बायो का मतलब होता है वो होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल भी हो सकती है, लिविंग टिश्यू भी हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, कुछ भी हो, बस लिविंग होना चाहिए। और सेकंड इसमें टर्म है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दे उसको ही हम बोलते हैं कैटलिस्ट। तो एंजाइम को हम बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एंजाइम होते हैं ये लिविंग सेल्स के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही होती हैं उनके रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। ये कहाँ पे करेंगे, केवल लिविंग चीज़ के अंदर, मतलब लिविंग सेल के अंदर या लिविंग टिश्यू के अंदर जो भी रिएक्शन हो रही है उसके रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। अब जो एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली काम कैसे करते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो बायो कैटलिस्ट होते हैं जो यूज़ होते हैं जितने भी एसेंशियल बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन सब में रोल प्ले करते हैं एंजाइम्स। ये अनऑल्टर्ड रहते हैं आफ्टर द रिएक्शन इज़ कंप्लीटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में ये अनऑल्टर्ड रहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई फ़र्क नहीं आता, इनकी जो काम करने की एबिलिटी है, जो फंक्शनल एबिलिटी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, सेम एंजाइम को कई सारी रिएक्शंस में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो फंक्शनल एबिलिटी है या जो स्ट्रक्चरल एबिलिटी है उसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ना, तो हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे सपोज़ करो ये तो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, लेकिन हम अपनी बॉडी के बाहर कोई लिविंग चीज़ के अंदर, कोई लिविंग सेल के अंदर रिएक्शन कराना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, ये जो एंजाइम है हम इसको बार बार यूज़ कर सकें। बार बार यूज़ तो कर लेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर सपोज़ करो ये एंजाइम है, इसके साथ में ये सबस्ट्रेट बाइंड हो गया, बाइंड होने के बाद रिएक्शन जो है इन दोनों के बीच की, जैसे ये कोई एक प्रोडक्ट है, इस एक प्रोडक्ट से ये दो प्रोडक्ट बनने हैं, तो अभी यहाँ पर रिएक्शन हो रही होगी ना इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ये जो रिएक्शन है इसको बस इंक्रीज़ कर देगा एंजाइम ने इसको इंक्रीज़ कर दिया और जल्दी से ये दो प्रोडक्ट बन गए। अब ये प्रोडक्ट बन तो गए, लेकिन ये हम करा कहाँ पे रहे होंगे, ये सारी की सारी प्रोसेस हो कहाँ पे रही होगी, तो ये किसी लिविंग चीज़ के अंदर हो रही होगी ना। हमने कोई कल्चर बनाया हुआ होगा या हमने कोई सेल लाइन्स ली होंगी, कुछ तो होगा ना हमारे पास जहाँ पर हम ये रिएक्शन करा रहे होंगे। तो होता क्या है, जैसे ये सारी चीज़ें अलग अलग हो गई, ये एंजाइम भी अलग हो गए, ये प्रोडक्ट भी अलग हो गए, सारी की सारी चीज़ें अलग अलग हो गई, लेकिन हमारे पास ये कंटेनर में है सारी चीज़ें, ये हमारे पास एंजाइम भी है और ये हमारे पास प्रोडक्ट भी हैं। लेकिन इन सबको सेपरेट कैसे करेंगे, सेपरेट करने के लिए जैसे बहुत सारे जो एंजाइम होते हैं वो सॉल्युबलाइज हो जाते हैं मीडियम के साथ ही, तो वो तो सॉल्युबलाइज हो गए, प्रोडक्ट तो आसानी से हमने निकाल लिए, लेकिन अगर इस एंजाइम को हमें दोबारा यूज़ करना है तो इस एंजाइम को यहाँ से बाहर कैसे निकालेंगे, अगर ये सॉल्युबलाइज हो गया इस मीडियम के साथ, तो हमें है इसी को ही कम करने के लिए ये जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन है ये करते हैं। तो अब यहाँ पे समझेंगे कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या होता है। जैसे सपोज़ करो यहाँ पर वही सेम रिएक्शन चल रही है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस एंजाइम को एक किसी मैट्रिक्स के साथ में बाइंड करा देंगे। जैसे ये मैट्रिक्स है, अब क्या होगा, ये एंजाइम को ये सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करवाना है, तो ये वाला एंजाइम करवाएगा वो सारी चीज़ें, लेकिन ये ऐसे भी, ये जो हमने मैट्रिक्स इससे अटैच करी थी ये मैट्रिक्स तो ऐसे कैसी रहेगी। फिर ये जो थर्ड आ गया, यहाँ पर भी इसने दोनों प्रोडक्ट को अलग अलग भी कर दिया और अभी यहाँ पर एंजाइम भी प्रेजेंट है। और अभी हमने क्या किया था, यहाँ पर एक मैट्रिक्स ऐड करा था ना, तो अभी हम यहाँ पर बना लेते हैं मैट्रिक्स।
अब ये जो मैट्रिक्स है ना, जैसे मैं अभी पहले बता रही थी तुम लोगों को कि ये कंटेनर के अंदर हो रही होगी, यहाँ पर ये एंजाइम भी होगा और यहाँ पर ये जो दो प्रोडक्ट बने हैं ये भी होंगे। लेकिन अभी इस एंजाइम के साथ में एक और चीज़ क्या अटैच होगी, ये जो हमने मैट्रिक्स अटैच किया था। अब ये जो मैट्रिक्स हम ऐड करते हैं ना, ये ऐसा ऐड करते हैं जिसको आइसोलेट करने का मेथड हमें आ सके। तो जब हम इस मैट्रिक्स को आइसोलेट करेंगे यहाँ से, मतलब ये पूरे मीडियम से बाहर निकालेंगे, तो क्योंकि इसके साथ एंजाइम भी अटैच्ड है तो वो एंजाइम भी बाहर आ जाएगा इसके साथ। इसके लिए हम करते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो चलिए अभी पढ़ते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन के बारे में। जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन होता है वो एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कन्फाइन हो जाते हैं। कन्फाइन मतलब बाइंड हो जाते हैं एक सॉलिड सपोर्ट के साथ, जिसको हम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। स्ट्रेट होता है वो आता है इस एंजाइम के पास और कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर। ये जो इमोबिलाइजेशन की प्रैक्टिस है ये बहुत ज़्यादा ओल्ड है, बहुत काफ़ी समय से इसको यूज़ कर रहे हैं। और जो फर्स्ट इमोबिलाइज्ड एंजाइम है वो था अमाइनो एसाइलेज। और ये जो अमाइनो एसाइलेज है इसको क्यों यूज़ करा गया था, तो इसको यूज़ करा गया था एल अमाइनो एसिड के प्रोडक्शन के लिए जापान के अंदर। कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज होता है कि जो फंक्शनल एफिशिएंसी है एंजाइम्स की वो इंक्रीज हो जाती है। अब ना यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जब भी हम किसी भी एंजाइम को एक सपोर्ट मैट्रिक्स के साथ में बाइंड कराएंगे, ये हो गया मैट्रिक्स, तो इसके साथ अगर हमने बाइंड कराया तो दो चीज़ें होती हैं। 80% एंजाइम्स जो होते हैं उनकी तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है, बट कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जिनकी एफिशिएंसी कम भी हो जाती है। पर क्योंकि ज़्यादा एंजाइम्स की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब उनकी जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंक्रीज़ हो जाती है फंक्शनल एफिशिएंसी एंजाइम की। सेकेंड है इंक्रीज़ हो जाती है रिप्रोड्यूसिबिलिटी प्रोसेस की। तो इसका मतलब क्या है, एक बार हमने एंजाइम यूज़ करा, हम दूसरे रिएक्शन में फिर से इसको यूज़ कर सकते हैं, तीसरे रिएक्शन में फिर से इसको यूज़ कर सकते हैं, चौथे रिएक्शन में फिर से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब दोबारा 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 हम इसको कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं एंजाइम का। तो मतलब ये फर्स्ट कंटेनर में रिएक्शन करा दी, फटाफट से निकाल लो एंजाइम को, दूसरे में फिर से डाल दो, इससे निकालो, तीसरे में फिर से डाल दो, इससे निकालो और फोर्थ में फिर से डाल दो। तो ये होता है कंटिन्यूस यूज़ ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट है लेस लेबर इनपुट होता है इस प्रोसेस में। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है यहाँ पर, क्योंकि क्या करना है, हमें बस एंजाइम को एक मैट्रिक्स के साथ में बाइंड कराना है। नेक्स्ट होता है लेस चांसेस होते हैं कॉन्टामिनेशन के एंजाइम के प्रोडक्ट के साथ। तो जैसे कि मैं बता रही थी स्टार्टिंग में कि ये एंजाइम है यहाँ पर किसी मीडियम में और यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें बन तो चुकी हैं, लेकिन जब भी हम इस प्रोडक्ट तो आसानी से निकल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती, क्योंकि प्रोडक्ट को आइसोलेट करने के मेथड हमें पता होते हैं। तो जब ये प्रोडक्ट हम यहाँ से बाहर निकालेंगे तो हो सकता है ये जो एंजाइम है ये भी इन प्रोडक्ट के साथ में कुछ एंजाइम मिलके आ जाएं। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट तो हैं, पर हो सकता है यहाँ पर एक दो एंजाइम भी आ गया हो इनके साथ मिलके। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट के अंदर कंटामिनेशन हो जाता है ना। पर अगर ये किसी मैट्रिक्स के साथ में बाइंड होगा तो ये नहीं जाएगा प्रोडक्ट के साथ में। तो ये हो गया कि इसमें कंटामिनेशन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और नेक्स्ट है हाई एंजाइम सबस्ट्रेट रेशो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एंजाइम का इमोबिलाइजेशन कर देते हैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ में तो वो ज़्यादा सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे डिसएडवांटेज क्या होते हैं इमोबिलाइज्ड एंजाइम के। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड क्यों होते हैं, क्योंकि जितने भी मैट्रिक्स होते हैं वो भी स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम्स के लिए। तो हो सकता है जिस एंजाइम को हम यूज़ करें अपनी इंडस्ट्री के अंदर वो किसी मैट्रिक्स से बाइंड ही ना होता हो, ऐसे भी हो सकता है। तो उस इंडस्ट्री में तो यूज़ ही नहीं कर सकते ना एंजाइम इमोबिलाइजेशन को। सेकेंड है कि जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है कुछ एंजाइम की वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे मैं यहाँ ऊपर भी बता रही थी कि फंक्शनल एफिशिएंसी इंक्रीज तो हो जाती है, पर कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जिनकी डिक्रीज भी हो जाती है।
नेक्स्ट देखेंगे तो कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो इनएक्टिवेट हो जाते हैं हीट से। हीट से कैसे इनएक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे ये एंजाइम है, इस एंजाइम को जब हम मैट्रिक्स के साथ में बाइंड कराएंगे तो हमें बाइंड करवाने के लिए हमें डिफरेंट प्रोसेस चाहिए होते हैं। तो अगर उस प्रोसेस में हीट भी जनरेट हो रही है तो ये जो एंजाइम है ये इनएक्टिवेट भी हो सकता है हीट की वजह से, क्योंकि एंजाइम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन के, और प्रोटीन जो होती है वो हीट से डिग्रेड भी हो जाती है ना, इसलिए हो सकता है कि जो एंजाइम है वो हीट की वजह से इनएक्टिवेट हो जाए। नेक्स्ट देखेंगे एडिशनल कॉस्ट हो जाती है इमोबिलाइजेशन की। तो देखो ये एंजाइम है, ये कोई भी रिएक्शन कर ही रहा है, चाहे इसके साथ कोई मैट्रिक्स बाइंड कराओ या ना कराओ। अगर हमने मैट्रिक्स को बाइंड कराया तो इसकी एडिशनल कॉस्ट भी तो लगेगी, तुम्हें मैट्रिक्स खरीदना पड़ेगा, फिर जो जिस प्रोसेस के थ्रू तुम इसको बाइंड करा रहे हो वो प्रोसेस करने के लिए भी तो पैसे लगेंगे, तो एडिशनल कॉस्ट भी लग जाती है अगर हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन करा रहे हैं तो। नेक्स्ट देखेंगे जो मैट्रिक्स यूज़ होते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन के अंदर वो कौन कौन से हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर बता रही थी, सपोज करो ये एंजाइम है और इसको हमें किसके साथ बाइंड करना होता है, तो हमें इसको बाइंड करना होता है किसी मैट्रिक्स के साथ में। ये हो गई मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स जो होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, या जो मैट्रिक्स होता है उसका काम क्या होता है, वो सब के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो पढ़ते हैं मैट्रिक्स जो यूज होते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन में। सबसे पहले देखेंगे मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है। तो मैट्रिक्स बेसिकली होल्ड करता है एंजाइम को, जैसे यहाँ पर इसने एंजाइम को होल्ड कर लिया, इसीलिए जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो इनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आइडियल प्रॉपर्टीज़ मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स जो होता है सबसे पहले ये इनर्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें रिएक्शन करानी है एंजाइम के साथ। हमें क्या चाहिए, बस एंजाइम अपनी रिएक्शन कर दे, मतलब रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर दे। बाकी ये जो मैट्रिक्स है इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, बस ये इस एंजाइम के साथ बाइंड हो जाए, तो मतलब ये इनर्ट होना चाहिए। और नेक्स्ट है ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। ईजिली अवेलेबल का मतलब जब भी हमें चाहिए हमें तुरंत मिल जाए। नेक्स्ट है ये फिजिकली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डिग्रेड हो गया तो एंजाइम तो मीडियम में ही रह जाएगा ना, क्योंकि एंजाइम को बाहर निकालेंगे ही हम इस मैट्रिक्स की वजह से। अगर यही वीक हुआ तो क्या होगा, ये बाहर निकलेगा ही नहीं ईजिली, या फिर ये डिग्रेड हो जाएगा, तो हो सकता है एंजाइम अकेला ही बच जाए, अब उसको कैसे बाहर निकालेंगे। और नेक्स्ट है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं है कि रिएक्शन को कंप्लीट करा रहे हैं हम और जो प्रोडक्ट बना वो हमारा बिकेगा 100 रुपये में, और ये जो मैट्रिक्स है ये आ रहा है 150 रुपये में, तो ऐसे कैसे चलेगा, 50 रुपये का लॉस हो गया ना। तो हम क्या चाहेंगे, अगर हमारा प्रोडक्ट बनने के बाद में 100 रुपये का बिक रहा है तो ये जो मैट्रिक्स है ये कम से कम 50 पैसे का आना चाहिए, है ना, इतना चाहेंगे हम, और भी कम आना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स को सिर्फ हम एंजाइम को इमोबिलाइज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसका जो प्राइस है वो बहुत कम होना चाहिए। और नेक्स्ट जो इसकी आइडियल प्रॉपर्टी है वो है कि रीजेनरेबल होना चाहिए। रीजेनरेबल मतलब जब भी हमने सोचो 2 एंजाइम हैं और उन 2 एंजाइम के साथ में ये सेम मैट्रिक्स काम करता है, तो जब भी हमने इस एंजाइम के साथ काम करा लिया तो इसको अलग करने का कोई इजी मेथड होना चाहिए। हमने इसको यहाँ से अलग कर लिया, अलग करने के बाद में ये वाले एंजाइम के साथ भी इसको अटैच कर दिया, तो मतलब ये रीजेनरेबल होना चाहिए। और लास्ट है आइडियल प्रॉपर्टीज़ कि जो प्रोडक्ट होता है उसके इनहिबिशन में रिडक्शन होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट के अंदर ये कुछ भी ना करे। नेक्स्ट देखेंगे जो मैट्रिक्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर हम मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स जो होते हैं वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक एंड इनऑर्गेनिक। नेचुरल पॉलीमर के अंदर आते हैं वो वाले पॉलीमर जो हमें प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, जैसे अल्जिनेट, चिटोसिन और काइटिन, कोलेजन, केराजिनन, जिलेटिन, सेल्यूलोज, स्टार्च एंड पेक्टिन। सिंथेटिक पॉलीमर जो होते हैं ये वो होते हैं जो लैब में सिंथेसाइज करे जाते हैं, जैसे डाई इथाइल अमाइनो इथाइल सेल्यूलोज, इसको DEAE भी बोलते हैं, तो ऐसे DEAE ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। नेक्स्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ये होता है PVC। नेक्स्ट है UV एक्टिवेटेड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं ये हमें सॉइल से मिलते हैं, इनके आते हैं जियोलाइट्स, सिरेमिक, डायटमेशियस अर्थ, सिलिका, ग्लास, एक्टिवेटेड कार्बन एंड चारकोल। नेक्स्ट पढ़ेंगे मेथड्स एंजाइम इमोबिलाइजेशन के, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ऊपर वाले में से अगर थोड़ा बहुत भूल भी जाएंगे
तो चलेगा, लेकिन ये यहाँ से आपको एक पॉइंट भी मिस नहीं करना है जो मेथड होते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन के, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो पेपर आने वाला है वो यही से ही बनेगा कि राइट अबाउट मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। वैसे करके क्वेश्चन अंदर देखेंगे बेसिकली 2 मेथड होते हैं, एक होता है फिजिकल मेथड और एक होता है केमिकल मेथड। जो फिजिकल मेथड होता है वो भी 3 तरह के होते हैं, एड्जॉर्प्शन मेथड, एंट्रैप मेथड एंड एनकैप्सुलेशन मेथड। और जो केमिकल मेथड होता है उसके अंदर आता है कोवलेंट बॉन्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं एड्जॉर्प्शन मेथड क्या होता है। एड्जॉर्प्शन मेथड में बेसिकली हम जो सपोर्ट मैट्रिक्स होता है, सपोर्ट मतलब मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको, तो सपोर्ट या मैट्रिक्स जो होता है हम उसके ऊपर एड्जॉर्ब करा देते हैं एंजाइम को। नेक्स्ट जो एंट्रैपमेंट मेथड है उसमें हम एंजाइम को मैट्रिक्स के अंदर एंट्रैप करा देते हैं। जो थर्ड मेथड है एनकैप्सुलेशन का, उसमें हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाते हैं मैट्रिक्स का, और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर हम बहुत सारे एंजाइम्स को डाल देते हैं और ये एंजाइम जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं इधर उधर। नेक्स्ट जो मेथड है वो है कोवलेंट बॉन्डिंग। तो कोवलेंट बॉन्डिंग में हम एंजाइम को और जो मैट्रिक्स है हमारे पास उसको इस कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, ये कोवलेंट बॉन्ड जो होता है इसको थ्रू इनको बाइंड करा देते हैं। अब यहाँ पे ना आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो याद रखना है कि जो कोवलेंट बॉन्डिंग होता है ये भी इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मतलब एक बार अगर बाइंडिंग हो गई तो आप इस बाइंडिंग को तोड़ नहीं सकते। और एक ये वाला जो होता है एंट्रैपमेंट मेथड, ये भी इरिवर्सिबल होता है, मतलब आपने अगर एक बार एंट्रैपमेंट करा दिया तो आप फिर दोबारा ऐसे नहीं कर सकते कि एंजाइम को अलग कर लेते हैं, मैट्रिक्स को अलग कर लेते हैं और इस मैट्रिक्स को किसी दूसरे एंजाइम को इमोबिलाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इरिवर्सिबल मेथड होते हैं। अगर एक बार बाइंड हो गया तो मतलब हो गया। तो आपको ये याद रखना है एंट्रैपमेंट मेथड एंड कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है ये इरिवर्सिबल मेथड होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जो फिजिकल मेथड है वो ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड है, क्योंकि सबसे पहले इसी को ही यूज़ करते थे और ये सबसे ज़्यादा सिंपल भी है। नेक्स्ट देखेंगे जो एंजाइम्स होते हैं उनको एड्जॉर्ब करा देते हैं एक्सटर्नल सरफेस पर। तो ये एक्सटर्नल सरफेस है मैट्रिक्स की और इसके ऊपर हमने इस एंजाइम को एड्जॉर्ब करा दिया। एड्जॉर्ब कैसे कराते हैं? फिजिकल बाइंडिंग के थ्रू, इसीलिए तो हम इसको फिजिकल मेथड के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जो नेल्सन और ग्रिफिन थे, ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वाले मेथड के थ्रू एंजाइम को एड्जॉर्ब कराया था। और इन्होंने क्या कराया था, जो चारकोल है उसको लिया था एज मैट्रिक्स और उसके ऊपर एड्जॉर्ब कराया था इन्वर्टेज को। तो मतलब ये जो सपोर्ट मैट्रिक्स लिख रहा है यहाँ पर, ये क्या होगा, ये चारकोल, और यहाँ पर जो एंजाइम है उसके अंदर क्या होगा, इन्वर्टेज। जो एड्जॉर्प्शन मेथड है उसके अंदर वीक इंटरेक्शन होते हैं। जैसे यहाँ पर जो एंजाइम और मैट्रिक्स के बीच में ये जो इंटरेक्शन है ना, जिसके थ्रू ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, वो किस तरह से अटैच्ड है, वो वॉन्डर वॉल या हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है। नेक्स्ट देखेंगे ये वाला जो मेथड है एड्जॉर्प्शन मेथड, इसमें हम सपोर्ट या कैरियर जो हैं वो कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है मिनरल सपोर्ट। मिनरल सपोर्ट के अंदर आते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्ले, मतलब मिनरल वाले जो हम मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं वो आते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड क्ले। और जो ऑर्गेनिक सपोर्ट होता है वो होता है स्टार्च, मतलब स्टार्च को हम यूज़ कर सकते हैं एज मैट्रिक्स। थर्ड आता है मॉडिफाइड सेफरोज एंड आयन एक्सचेंज रेजिन, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं एज मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है एडवांटेज क्या होते हैं फिजिकल मेथड के, तो ये इजी होता है, इसमें हमें किसी रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब मैट्रिक्स डालो एंजाइम डालो वो दोनों आपस में एड्जॉर्ब हो जाते हैं, हमें कोई तीसरी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं होती जो इन दोनों को बाइंड कराए। नेक्स्ट है मिनिमम एक्टिवेशन स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्टेप्स होते ही नहीं है इसको इमोबिलाइजेशन कराने के लिए। नेक्स्ट है ये कंपैरेटिवली चीप मेथड होता है, तो ये कम पैसों में ही हो जाता है। नेक्स्ट है कि जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन मतलब एंजाइम, क्योंकि जो एंजाइम है वो प्रोटीन का ही तो बना होता है, तो जो प्रोटीन होती है उसका कम डिसरप्शन होता है। कम डिसरप्शन मतलब एंजाइम को ये कम डिग्रेड करती है, कम खराब होने देती है एज़ कम्पेयर टू केमिकल मेथड। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो जो एंजाइम होता है उसका डिसॉर्प्शन हो जाता है कैरियर से, मतलब यहाँ से हो सकता है ये एंजाइम यहाँ से निकल भी जाए। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि इसके अंदर वीक बॉन्ड इंक्लूडेड है ना, इसलिए। नेक्स्ट है कि एफिशिएंसी जो होती है इस इमोबिलाइजेशन की वो कम होती है।
सेकेंड मेथड पढ़ेंगे फिजिकल मेथड का। सेकेंड मेथड है एंट्रैपमेंट मेथड। तो इस एंट्रैपमेंट मेथड में क्या करते हैं, इस एंट्रैपमेंट मेथड में मैट्रिक्स लेते हैं और ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर ना हम पोर बना लेते हैं। ये क्या है, ये पोर ही तो हैं, ये ऐसे ऐसे पोर बना लेते हैं और ये जो पोर हैं इनके अंदर हम डाल देते हैं एंजाइम को। अब यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये जो पोर बने हुए हैं, ये रेक्टेंगुलर है ना, ये हैं पोर। ये जो पोर बने हुए हैं ना, इनका साइज़ बहुत मैटर करता है। साइज़ क्यों मैटर करता है, क्योंकि देखो अगर तुमने ये छोटे साइज़ का लिया, इतने साइज़ का लिया, तो एंजाइम तो इतना बड़ा है, ये कैसे जाएगा छोटे साइज़ के अंदर, तो एंजाइम इसके अंदर जा ही नहीं पाएगा। और एंजाइम नहीं जा पाया तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन कहाँ से हुआ। और अगर सपोज़ करो तुमने इस होल को बहुत ज़्यादा बड़ा बना लिया, जैसे सपोज़ करो ये इतना बड़ा बना लिया, इतना बड़ा बनाने पे क्या होगा, जो एंजाइम है वो इसके अंदर रुकेगा ही नहीं, ये तो तुरंत बाहर आ जाएगा निकल के। तो इसीलिए पोर साइज़ जो होता है एंट्रैपमेंट मेथड में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ना तो हमें बहुत ज़्यादा छोटा बनाना है और ना ही हमें बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना है। और बेसिकली होता क्या है, जैसे हमारे पास में जो सबस्ट्रेट होता है या जो रिएक्टेंट होते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं। जैसे ये एंजाइम इतना बड़ा है अगर, तो जो सबस्ट्रेट होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे ना वो भी छोटे छोटे होते हैं। तो जैसे सपोज़ करो ये बन गए हमारे प्रोडक्ट। चलो यहाँ पर पहले यही देख लेते हैं बनेगा कैसे कैसे। तो ये देखो, ये है हमारे पास रिएक्टेंट, ये एक रिएक्टेंट है। ये जो एक रिएक्टेंट है ये इसके अंदर जाएगा, इजीली चला जाएगा ना अंदर, क्योंकि ये तो बहुत छोटे साइज़ का है और ये पोर साइज़ है इतना बड़ा, तो ये इजीली अंदर चला जाएगा। इजीली अंदर जाके एंजाइम के साथ में बाइंड करेगा और एंजाइम ये जो रिएक्टेंट है इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट में। तो अभी एंजाइम ने क्या बना दिए, एंजाइम ने बना दिए यहाँ पर दो प्रोडक्ट। जैसे सपोज़ करो ये दो प्रोडक्ट बन गए, प्रोडक्ट भी छोटे छोटे ही होंगे और क्योंकि प्रोडक्ट छोटे छोटे हैं ना तो ये भी ईजीली यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो बेसिकली जो एंजाइम होता है उसका साइज़ बड़ा होता है और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं इनका साइज़ होता है छोटा। तो क्या होता है, रिएक्टेंट अंदर जाते हैं, एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं और जब इनकी रिएक्शन पूरी हो जाती है, प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो वो प्रोडक्ट आसानी से बाहर आ भी जाते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और पोर साइज़ बहुत बड़ा होता है इसलिए। पर एंजाइम बाहर नहीं आएंगे क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो इस पोर साइज़ के इक्वली होते हैं या थोड़े बहुत छोटे ही होते हैं, ताकि जो एंजाइम है वो अंदर ही बना रहे। पर पढ़ लेते हैं। तो ये एक टेक्निक है इरिवर्सिबल एंजाइम इमोबिलाइजेशन की। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि एंट्रैपमेंट मेथड और जो केमिकल मेथड होता है वो दोनों इरिवर्सिबल मेथड होते हैं। सेकंड है, एंजाइम जो होता है उसको हम इमोबिलाइज कर देते हैं एंट्रैपिंग के थ्रू, और एंट्रैप किसके अंदर कराते हैं, एक सपोर्ट मैट्रिक्स के अंदर। जो एंजाइम्स होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। एंजाइम्स कैसे हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जो कि लार्जर होते हैं सबस्ट्रेट से। सो सबस्ट्रेट क्या हो गए, ये इनसे लार्जर होते हैं और जो प्रोडक्ट बनते हैं उनसे भी लार्ज होते हैं। इसीलिए जो मैट्रिक्स है वो अप्रोप्रिएट पोर साइज़ की होनी चाहिए, जो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट को, सबस्ट्रेट अंदर जाएंगे तो सबस्ट्रेट को अंदर आने दे आसानी से, और फिर प्रोडक्ट बन गए तो प्रोडक्ट को आसानी से बाहर जाने दे, उतना उसका पोर साइज़ होना चाहिए। एक्यूरेट पोर साइज़ जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है। क्यों होता है क्रूशियल, क्योंकि अगर हमने स्मॉल पोर साइज़ का ले लिया, ये स्मॉल पोर साइज़ अगर हमने ले लिया तो जो एंजाइम है वो एंट्रैप नहीं होंगे या बहुत कम होंगे, क्योंकि अगर हमने छोटा ले लिया, इतने छोटे पोर साइज़ का ले लेते तो ये एंजाइम तो इतना बड़ा है ना, ये इसके अंदर कैसे फिट हो पाता। और अगर हमने लार्ज ले लिया, जैसे अगर हमने ये बहुत बड़े साइज़ का ले लिया तो क्या हुआ, ये जो एंजाइम है ये तो ईजिली बाहर आ जाएगा, इसके साथ एंट्रैप रहेगा ही नहीं। नेक्स्ट देखेंगे सपोर्ट कैरियर या मैट्रिक्स, ये कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। ये इसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो इसके अंदर यूज़ होते हैं पॉलीएक्राइल अमाइड जेल, सेल्यूलोज ट्राईएसिटेट, अगार, जिलेटिन, कैराजिनन एंड अल्जिनेट। नेक्स्ट पढ़ेंगे एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसके। तो सबसे पहले तो ये फास्ट मेथड होता है इमोबिलाइजेशन का, बहुत जल्दी ही इमोबिलाइजेशन हो जाता है। सेकंड है कि ये इकोनॉमिक होता है, मतलब कम पैसे में ही, कम खर्चे में ही एंजाइम इमोबिलाइजेशन हो जाता है। थर्ड है कि ये इजी होता है प्रैक्टिस करने के लिए स्मॉल स्केल पर भी, तो अगर इवन आपके पास बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है आप उसमें भी इसका सेटअप कर सकते हो। नेक्स्ट है कि ये माइल्ड कंडीशंस इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं।
नेक्स्ट है कि लेस चांस होता है कन्फर्मेशनल चेंज का एंजाइम के अंदर। जैसे ये देखो करा क्या रहे हैं, हमने ये एक मैट्रिक्स लिया और इस मैट्रिक्स के अंदर हमने बना दिए होल, ये होल बना दिए और इन होल के अंदर ही तो हमें डालना होता है एंजाइम। जैसे सपोज करो ये हमने डाल दिया इसके अंदर एंजाइम, तो एंजाइम के साथ में बाइंड नहीं कर रहा है ना ये सपोर्ट मैट्रिक्स, और अगर इसकी बाइंडिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, एंजाइम जैसा है वो वैसे के वैसे ही रहेगा, क्योंकि बाइंड तो कर नहीं रहा। एड्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था, एड्जॉर्प्शन में तो ऐसे इसके साथ ऐसे बाइंड हुआ जा रहा था ना, एड्जॉर्ब हुआ जा रहा था ना, तो इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट था, इसलिए हो सकता है कि एंजाइम जो है उसका थोड़ा बहुत डिग्रेडेशन हो जाए, एंजाइम के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। पर यहाँ पर तो क्योंकि ये अटैच ही नहीं हो रहा ना, यहाँ पर अगर अटैच नहीं हो रहा तो मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे। इसको हम यूज़ कर सकते हैं सेंसिंग एप्लीकेशन के अंदर। सेंसिंग एप्लीकेशन मतलब बायोसेंसर्स, जो इसके बाद में भी अभी नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है उसके बारे में ही हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इस मेथड के। तो सबसे पहले तो लीकेज हो जाता है एंजाइम का। ये कब होगा लीकेज, जब हमने ये जो पोर साइज़ है ये बहुत बड़ा ले लिया तो एंजाइम आसानी से बाहर निकल जाएंगे, मतलब लीकेज हो सकता है। सेकंड है कि पोर डिफ्यूज़न लिमिटेशंस होती हैं इसके अंदर, मतलब पोर्स जो हैं उनमें से डिफ्यूज़ आउट भी हो सकता है एंजाइम। नेक्स्ट है कि माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन के चांसेस होते हैं इसके अंदर। क्यों होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमने पोर्स लिए हैं इन पोर्स में माइक्रोब्स भी तो जा सकते हैं ईजिली, क्योंकि पोर्स इतने बड़े बड़े हैं, तो इसीलिए यहाँ पर माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन के चांसेस भी होते हैं। और लास्ट है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे एनकैप्सुलेशन मेथड। तो ये वाला मेथड भी जो फिजिकल मेथड है उसका ही थर्ड पार्ट है। जो एनकैप्सुलेशन मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लेते हैं। तो ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले ली, ये जो इतनी इतनी है ना ये वाली है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले ली। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लेने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके पोर्स भी बना देते हैं, छोटे 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 से पोर बना देते हैं। ये जो पोर बनाते हैं ना इनका साइज़ हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, जैसे जो सबस्ट्रेट होता है ना वो कितना बड़ा है, जैसे ये इतना बड़ा सबस्ट्रेट है तो यहाँ पर इजीली इस पोर के थ्रू चला जाएगा अंदर। या फिर जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे ये गया अंदर, यहाँ पर इस एंजाइम के साथ बाइंड हुआ और इसने यहाँ पर एक बना दिया प्रोडक्ट, जैसे ये जैसे ही बाइंड हुआ तो इसने ये प्रोडक्ट बना दिया। अब ये जो प्रोडक्ट है ये भी तो इजीली इसी होल के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसमें जो हम होल बनाते हैं वो बनाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देख के कि वो ये जो रिएक्टेंट हैं वो इजीली अंदर चले जाएं और जो प्रोडक्ट हैं वो इजीली इन होल के थ्रू बाहर आ जाएं। पर ये जो एंजाइम है ये बाहर नहीं आ पाए, और यहाँ पर जो एंजाइम है वो इजीली फ्लोट करते रहते हैं। तो इनका भी मतलब यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं उनका डिग्रेडेशन होने के भी चांसेस कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एंजाइम आप देख रहे होंगे कि ये जो सपोर्ट मैट्रिक्स है इसके साथ में अटैच्ड नहीं है, तो यहाँ पर भी इसके डिग्रेडेशन के चांसेस भी कम होते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये एक स्पेशल टाइप का एंट्रैपमेंट मेथड होता है जहाँ पर एंजाइम को इमोबिलाइज कर देते हैं, उसको एंट्रैप करके मतलब उसको अंदर डाल के और उसके ऊपर एक लेयर बना के एक स्फेरिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफ्यूज इन होते हैं। जैसे ये सबस्ट्रेट है ये कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, और जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल होते हैं जब ये अंदर गया एंजाइम के साथ मिलके इसने प्रोडक्ट बना लिया, और जो अभी प्रोडक्ट बना है उसको कहाँ आना है, बाहर आना है। तो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिफ्यूज़ आउट हो जाते हैं, जबकि जो एंजाइम है वो इसके अंदर ही रहता है, वो बाहर नहीं आता, एंजाइम अंदर ही रहता है। एंजाइम हैं ये रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं मेम्ब्रेन के अंदर ही, मतलब यहाँ पर ही रहेंगे ये, और ये फ्री फ्लोट करते रहते हैं, मतलब यहाँ पर फ्लोट करते रहते हैं इस कैप्सूल के अंदर ही। जो परमिएबिलिटी होती है मेम्ब्रेन की उसको हम कंट्रोल करते हैं अकॉर्डिंग टू द एंजाइम जिसको हमें इमोबिलाइज करना है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये वाले मेथड के लिए हम सपोर्ट कैरियर या मैट्रिक्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अल्जिनेट, माल्टोडेक्स्ट्रिन, सेल्यूलोज एंड चिटोसन। नेक्स्ट पढ़ेंगे केमिकल मेथड। केमिकल मेथड जो होता है, जो हमने ए और बी पढ़े थे ना, ए मतलब फिजिकल मेथड और बी मतलब केमिकल मेथड।
ये फिजिकल के अंदर भी 3 पढ़े थे, वो तीनों फिनिश हो गए हैं। अभी हम केमिकल मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं। जो केमिकल मेथड था इसका एक ही टाइप था, कोवलेंट बॉन्डिंग। तो अभी हम कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो कोवलेंट बॉन्डिंग होता है वो हाईली स्टेबल होता है, मतलब एक बार हो गया तो हो गया, और इसके साथ जो एंजाइम है वो स्टेबल रहते हैं और इरिवर्सिबल होता है। तो दो ही होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया है, दो ही मेथड होते हैं इरिवर्सिबल, कि अगर एक बार एंजाइम को आपने इमोबिलाइज करा दिया तो वो फिर छूटेगा नहीं मैट्रिक्स से। ये यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में 1917 से। क्यों यूज़ होता है? पेनिसिलिन से 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड बनाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो फॉर्म होता है सपोर्ट और एंजाइम के बीच में। जो एंजाइम होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है, एंजाइम बने हुए होते हैं प्रोटीन के, और प्रोटीन का मतलब क्या होता है? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के ही तो पॉलीमर होते हैं प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड जो होता है ना, वो अमाइनो एसिड, एंजाइम का अमाइनो एसिड और ये जो मैट्रिक्स है, इन दोनों के बीच में बनता है ये वाला बॉन्ड। अब नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें हम मैट्रिक्स कौन कौन से यूज़ करते हैं। तो इसमें हम यूज़ करते हैं साइनोजन ब्रोमाइड, जिसको हम एक्टिवेटेड सेफाडेक्स बोलते हैं, और नेक्स्ट यूज़ करते हैं डेक्स्ट्रिन, सेल्यूलोज, अगरोज एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड। इनको हम यूज़ कर सकते हैं एज मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखेंगे एडवांटेजेस क्या होते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग के, और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग कर देता है, और अगर स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंजाइम है ये इजीली यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। तो ये प्रिवेंट करता है लीकिंग एंजाइम की रिएक्शन मिक्सचर के साथ में, इसीलिए ये रिड्यूस करता है कॉन्टामिनेशन जब हम प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ से जब हटेगा ही नहीं, तो ये जब प्रोडक्ट को आइसोलेट करेंगे तो ये प्रोडक्ट के साथ जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो यहीं पर ही अटैच्ड रहेगा ना। इसलिए ये प्रमोट करता है हायर स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो ये क्या करता है, जैसे जितने भी एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं रिएक्टेंट के लिए। हर एंजाइम हर किसी रिएक्टेंट के साथ में बाइंड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग सपोर्ट होते हैं हमारे पास, मैट्रिक्स होते हैं जिनको हम डिफरेंट टाइप के एंजाइम के साथ में बाइंड कर सकते हैं। और लास्ट है कि ये वाइड एप्लीकेबिलिटी होती है इनकी। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो इसके अंदर, क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है ना, यहाँ पर ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है ना, तो जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो हो सकता है एंजाइम के अंदर कुछ फंक्शनल चेंजेस आ जाएं। फंक्शनल चेंजेस हो सकता है कि जब कोवलेंट बॉन्ड के साथ में इसको बाइंड करा है तो एंजाइम फिर काम ही ना कर पाए, ऐसे भी हो सकता है। और नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये जो मेथड है वो इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार बाइंड हो गया तो हो गया। तो अगर हमने ये इस एंजाइम के साथ में अगर इस मैट्रिक्स को बाइंड करा दिया तो हम ऐसा नहीं सोच सकते फिर कि इस मैट्रिक्स को यहाँ से हटवा दो और इस मैट्रिक्स को दोबारा यूज़ कर लो, ऐसे नहीं हो सकता। थर्ड है कि जो सपोर्ट होता है, मतलब ये जो सपोर्ट होता है और जो बाउंड एंजाइम होते हैं वो डिस्कार्ड करना पड़ता है उनको अगर एंजाइम की एक्टिविटी ख़त्म हो जाए। तो एक बार एंजाइम की एक्टिविटी ख़त्म मतलब दोनों चीज़ें ख़त्म, एंजाइम भी ख़त्म और मैट्रिक्स भी ख़त्म। ऐसा नहीं है कि एंजाइम की एक्टिविटी चलो ख़त्म हो गई है, एटलीस्ट हम मैट्रिक्स को तो यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि इरिवर्सिबल मेथड है। अगर एक बार बाइंड हो गया तो हो गया, तो आपको दोनों को ही फेंकना पड़ेगा, एंजाइम और मैट्रिक्स दोनों को। नेक्स्ट पढ़ेंगे एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं इसके। तो सबसे पहले हम इसको बायोमेडिकल एप्लीकेशंस होते हैं इसके बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होते हैं। नेक्स्ट है फूड इंडस्ट्री में भी इसके एप्लीकेशंस होते हैं। बायोडीजल प्रोडक्शन में इसकी एप्लीकेशन होती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन होती है एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी इसकी एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन के अंदर पढ़ते हैं बायोसेंसर्स। बायोसेंसर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को मॉनिटर करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बनेंगे कैसे, तो हमारी बॉडी के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं जब वो किसी भी एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं, जैसे सपोज करो बॉडी के अंदर कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी प्रोटीन है, और जब ये किसी एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो ये जो प्रोटीन है इसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, और चेंजेस की वजह से ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन्स को। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को ही मेज़र करके हम बता सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोटीन कितना है। जैसे हम यहाँ पर इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे हमें ब्लड के अंदर ग्लूकोज को देखना है, मतलब हमें अपना डायबिटीज़ चेक कराना है कितना है, तो हम क्या करेंगे, जो ब्लड है उसके साथ में रिएक्शन करा देंगे ग्लूकोज ऑक्सीडेज की। तो ये ग्लूकोज ऑक्सीडेज क्या है, ये एक एंजाइम है।
इस एंजाइम की रिएक्शन होने पे होता क्या है, तो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन कर देता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पर रिलीज होंगे इलेक्ट्रॉन्स, यही हमें चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डिटेक्ट हो जाते हैं ट्रांसड्यूसर से, और ट्रांसड्यूसर इनको डिटेक्ट करके कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। और ये जो करंट है ये प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो प्रेजेंट होता है हमारे सैंपल के अंदर। मतलब ग्लूकोज जितना होगा उतना ही ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन कराएगा ग्लूकोज, और जितना ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। और ये जो करंट होता है वही प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज़्यादा करंट उतना ही ज़्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट है ब्लड के अंदर। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होती हैं। तो इंडस्ट्री में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनको हम एंटीबायोटिक के सिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे जो पेनिसिलिन जी असाइलेज है, हम उसको यूज़ करते हैं 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड बनाने के लिए, ये पीछे भी अभी आ चुका है। नेक्स्ट पढ़ेंगे फूड इंडस्ट्री में इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं कि हम उनको बनाने के लिए एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। जैसे जो चीज़ बनता है वो भी तो एंजाइम को यूज़ करके ही बनता है। अगर हम और एग्जांपल की बात करें तो जो पेक्टिनेज होता है वो यूज़ करा जाता है पेक्टिन को बनाने के लिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन, तो ये बायोडीजल के प्रोडक्शन में भी यूज़ करा जाता है। तो जैसे आपको पता ही है पेट्रोल और डीजल के कितने ज़्यादा प्राइस बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अभी ख़त्म भी हो सकते हैं 1 सेंचुरी के अंदर अंदर। तो अभी हमें किस चीज़ की नीड है कि जो बायोडीजल है हम उसको खुद ही बना सकें, हमें ज़रूरत ना पड़े उसको इंपोर्ट कराने की, क्योंकि अगर इतना ही ज़्यादा अमाउंट में उसका कंजप्शन होता रहा तो हो सकता है एक दिन वो ख़त्म हो जाए, और अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम अपनी कार कैसे चलाएंगे, अपना बाइक कैसे चलाएंगे। तो इसीलिए हमें अभी ज़रूरत है कि हम जो डीजल है या जो पेट्रोल है उसको खुद बनाने का मेथड डेवलप कर लें। तो वो मेथड ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। जैसे जो पेनिसिलियम एक्सपेंशन है वो बायोडीजल बनाने के लिए यूज़ होता है, जो वेस्ट कुकिंग ऑयल होता है ना उससे। तो जितना भी कुकिंग ऑयल वेस्ट हो रहा है उससे बायोडीजल भी बना सकते हैं पेनिसिलियम एक्सपेंशन को यूज़ करके। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इसको हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। तो जो एंजाइम डेराइव होते हैं माइक्रोबियल ओरिजिन से, उनमें ग्रेट इंटरेस्ट होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। मतलब ये कौन कौन से एंजाइम होते हैं, जैसे सेल्यूलोज, अमाइलेज, पेक्टिनेज, ये यूज़ होते हैं टेक्सटाइल एप्लीकेशंस के लिए। जैसे कि टेक्सटाइल का बायो पॉलिशिंग करने के लिए, अगर उसमें थोड़ा बहुत वो देखने में गंदा लग रहा है, ऐसे एकदम क्लीन नहीं लग रहा है, तो बायो पॉलिशिंग के लिए हम एंजाइम को यूज़ कर सकते हैं। एंजाइम का यूज़ करके वो बहुत अच्छे दिखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे डी साइजिंग करने के लिए क्लॉथ्स का, और डेनिम जो होती है उसकी फिनिशिंग करने के लिए भी हम एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। और ट्रीट करने के लिए वूल्स को भी हम एंजाइम का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो वूल होती है जब हम उसको भेड़ के ऊपर से उतार रहे हैं तब वो गंदी होती है ना, उसको क्लीन करने का काम कौन करता है, ये एंजाइम ही करते हैं। और लास्ट देखेंगे कि डिटर्जेंट इंडस्ट्री जो होती हैं वहाँ पर हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो डिटर्जेंट इंडस्ट्री में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। डिटर्जेंट हमें क्यों चाहिए होता है, क्लीनिंग के लिए, क्लॉथ्स को क्लीन करने के लिए। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो डिफरेंट दाग धब्बों को भी ख़त्म कर सकते हैं। जैसे जो प्रोटीएज होता है, प्रोटीएज मतलब ये प्रोटीन का डिग्रेडेशन करता है। तो अगर प्रोटीन की वजह से कपड़ों पे दाग धब्बे लगे हैं तो वो प्रोटीएज की हेल्प से आसानी से उतर जाएंगे कपड़ों से। क्यों उतर जाएंगे, क्योंकि जो प्रोटीन है उसको ये प्रोटीएज एंजाइम डिग्रेड कर देगा, और डिग्रेड करने की वजह से वो आसानी से पानी के साथ बाहर निकल जाएगी। तो प्रोटीएज जो होता है ये कौन से वाले स्टेन को रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ब्लड के स्टेन, क्योंकि ब्लड के अंदर भी प्रोटीन होता है, एग के अंदर भी प्रोटीन होता है, ग्रास के अंदर भी प्रोटीन होता है, और ह्यूमन स्वेट के अंदर भी प्रोटीन होता है। तो इसीलिए हम इन सब के जो दाग धब्बे हैं उनको हटाने के लिए प्रोटीएज का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अमाइलेज। तो अमाइलेज जो होता है ये किसका डिग्रेडेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट के, और ये स्टार्च जो होता है ये भी पॉलीसेकेराइड ही होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो अगर स्टार्च के दाग धब्बे लगे हुए हैं, जैसे पोटैटो की वजह से लग गए हैं, या ग्रेवी की वजह से लग गए हैं, या चॉकलेट की वजह से लग गए हैं, तो हम उनको रिमूव करने के लिए अमाइलेज का यूज़ कर सकते हैं।
और नेक्स्ट है लाइपेज। लाइपेज किसका डिग्रेडेशन करता है? लिपिड का और फैट का। तो लिपिड या फैट की वजह से जितने भी दाग धब्बे बने हैं कपड़ों पे उनको हम रिमूव कर सकते हैं लाइपेज की हेल्प से। तो जो लाइपेज होता है ये रिमूव करता है स्टेन ऑयल के और फैट के, और ये जो कफ्स और कॉलर्स होते हैं उनमें जो स्टेन लग जाते हैं हमारे शर्ट के, उनके भी जो स्टेन होते हैं उनको भी ईजिली लाइपेज रिमूव कर सकता है। थैंक यू।